नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है लेटरल एंट्री को लेकर। जी हाँ, लेटरल एंट्री इन यूपीएससी पर हम डिटेल में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। किन किन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में क्यों है, देन देखेंगे कि लेटरल एंट्री आखिर होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस लेटरल एंट्री की, देन हम विपक्ष जो विरोध कर रही है वो किस तरीके से कर रही है उस पर जो है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए भाई, अभी यूपीएससी के द्वारा एक एड निकाला गया था, यानी कि एक विज्ञापन जो था वह निकाला गया था और इस एड के तहत 45 पद पर नियुक्तियां जो थी वह होनी थी। कितने मंत्रालयों में? तो 24 मंत्रालयों में जो थी वह नियुक्तियां होनी थी इस लेटरल एंट्री के तहत, इस एड के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई है कि सरकार ने पत्र लिखा है यूपीएससी को कि भाई ये जो एंट्रीज है ये अब ना हो, इसे क्लोज जो है वो कर दिया जाए। लेकिन लेटरल एंट्री आवश्यक है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेटरल एंट्रीज पहले भी जो है वह की गई है, यानी कि लेटरल एंट्रीज के तहत विभिन्न पद जो है वो विभिन्न लोगों को दिए गए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई चर्चा में यह आखिर क्यों है। तो यूपीएससी ने ऐड निकाला था 45 पद के लिए 24 मंत्रालयों में, लेकिन दिक्कत यह हुई कि भाई इस लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो उच्च पद होते हैं, है ना, जैसे कि आपके संयुक्त सचिव हो गया, उप सचिव हो गया, निदेशक हो गया, ये बड़े बड़े पद होते हैं ना, उन पर लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है वो नियुक्ति की जा रही है और यहाँ पर कोई रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से विपक्ष को भी जो है वो दिक्कत हो रही है और सरकार पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये चर्चा में जो है वो बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये लेटरल एंट्री आखिर होती क्या है। तो देखिए भाई, लेटरल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में, विभिन्न संगठनों में जो व्यक्ति योग्य होता है, प्रतिभाशाली होता है, उसकी जो है वो क्या की जाती है भाई, जो बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे उप सचिव का पद हो गया, जिसे ज्वाइंट सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी जो है वो कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े पद है ना, जो प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जो है वो नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है वो नहीं है, यानी कि कोई रिजर्वेशन जो है वो इस लेटरल एंट्री के तहत नहीं दिया जाएगा। सीधी सी बात है, जो प्रतिभाशाली होगा, जो योग्य होगा, वह इस एंट्री के तहत नियुक्त किया जाएगा विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में, संगठनों में। ठीक है, तो लेटरल एंट्री के तहत जो है वो ये नियुक्ति की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। 2018 में भी जो थी वह पहली बार नियुक्ति की गई थी, जिसमें 9 विशेषज्ञों को जो था वह विभिन्न विभागों में उच्च पद जो थे वह दिए गए थे, जिसमें आपका वाणिज्य विभाग जो था वह शामिल था, आपका एनवायरमेंट वाला जो विभाग है वो जो था वह शामिल था। तो ऐसे 9 व्यक्तियों को जो था वह नियुक्त किया गया था 9 विभागों में। ठीक है, तो 2018 में जो था ये पहली बार हुआ था। अगर आप प्रेपरेशन उस टाइम से कर रहे हैं तो आपने ये न्यूज में जो है वो जरूर सुना होगा। अब बात आ रही है कि सरकार क्यों कर रही है एंट्री। भाई अच्छा सवाल है कि भाई सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई, है ना। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करती हूँ कि भाई ये जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, जो आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद है, या आपका संयुक्त सचिव का पद है, या आपका निदेशक का पद है, ये एक आईएएस कैंडिडेट, मैं आईएएस का एग्जांपल ले रही हूँ, जब वो यूपीएससी क्लियर करता है ना, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, फिर जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो एसडीएम के पद पर नियुक्त होता है, फिर वो आईएएस बनता है। यानी कि अगर मोटा मोटा लेके चले तो ये जो बड़े पद है उसको 20 साल का समय जो है वो मिनिमम लगता ही है पहुंचने में। लेकिन सीधे जो है वो लेटरल एंट्री के तहत इन पद पर नियुक्तियां जो है वो की जा रही है। अब ऐसा क्यों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो भाई रीजन इसका ये है
कि भाई सरकार जो है वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, जो विशेषज्ञ हैं अपनी फील्ड में, है ना, उन्हें जो है वो मौका देना चाह रही है। सरकार का कहना यह है कि पहले जो नियुक्तियां की गई थी लेटरल एंट्री के तहत, वहां पर देखा गया है कि भाई ये जो लोग नियुक्त किए गए थे ये काफी अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं, जिससे देश को जो है वो लाभ हो रहा है, अपने अपने सेक्टर में ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी वजह से फिर से जो है ये पद निकाले भी गए थे। तो सरकार का कहना यही है कि चूंकि ये काम अच्छा कर रहे हैं अपने सेक्टर में, इसलिए हमें और ऐसे लोगों की, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की जो है वो आवश्यकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए भाई, अब एक आईएएस है, ठीक है, अब आज से 20 साल बाद उसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर जो है वो बना दिया जाता है किसी विभाग का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्रीकल्चर का विभाग ही ले लेते हैं ना। अब वो डायरेक्टर बनता है पर उसको उस फील्ड का कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि उसी पद पर एक साइंटिस्ट को अगर नियुक्त कर दिया जाए, है ना, एक या फिर एक बड़े पद पर किसी इकोनॉमिस्ट को जो है वो नियुक्त कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि उस फील्ड का जो है वो उसे नॉलेज है। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार को जो है ये आवश्यकता पड़ रही है लेटरल एंट्री की, और वह नियुक्तियां भी जो है वो कर रही है। इसके पहले भी जो है वो विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, यानी कि पहले भी जो है वो काफी लोगों को नियुक्त किया गया है। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बताती हूँ। 1971 में हुआ क्या था, जो मनमोहन सिंह है ना, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, उन्हें जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार पर नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार मनमोहन सिंह ने भी क्या किया था भाई, प्रधानमंत्री रहते हुए जो रघुराम राजन थे, उन्हें भी अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार जो था वह नियुक्त किया था। इन्फोसिस के जो प्रमुख कर्ता धर्ता है नंदन नीलेकणी, उनको भी जो है वो इस प्रकार से नियुक्त किया गया था, और उन्हें UIDAI का चेयरमैन जो था वह नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, उन्हें भी लेटरल एंट्री के तहत वो इस पद पर आए थे। और भी अगर हम बात करें तो भाई NTPC के संस्थापक चेयरमैन DV कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने थे। तो ऐसे एक लोग नहीं है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको अपनी प्रतिभा के माध्यम से, या कहना चाहिए जो उनकी प्रतिभा है उसकी वजह से विभिन्न पद पर नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि विपक्ष का विरोध। भाई विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको राहुल गांधी का जो है वो बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। मैंने आपको बताया कि इस एंट्री में जो है वो रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि जो प्रतिभाशाली होगा उसे पद दिया जाएगा। तो अब राहुल गांधी का कहना है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। उनका कहना यह है कि भाई यहाँ पर जो OBC SC ST वाले लोग हैं, है ना, उनको इसके लिए आप क्यों नियुक्त नहीं कर रहे, यानी कि ये पद उनके लिए क्यों नहीं निकाले गए हैं, इस वजह से जो है ये विरोध कर रहे हैं। देन वो बोल रहे हैं कि भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय जो है वो सुनिश्चित करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी विपक्ष जो है वो विरोध करता है, तो भाई ये जो छोटे मुद्दे होते हैं ना, यानी कि जो बिल्कुल हिट करेंगे लोगों को, उस पर जो है वो विरोध करेगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने आरक्षण का मुद्दा जो है वो ले आए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि देश तभी तरक्की करेगा जब कोई पद या बड़ा पद जो है वो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही मिलेगा। आरक्षण के आधार पर अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो कम ही होगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। आप लेटरल एंट्री को लेकर क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपकी कोई सवाल है तो उसको भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।